नमस्कार, यूबीबी मीडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भाजपा के वरिष्ठ नेता गजराज सिंह बिष्ट जी के साथ बैठे हैं और आज जानते हैं कि आज कुछ हमारे पास प्रश्न हैं, उनका उत्तर इनसे लेने की कोशिश करते हैं। भाजपा में एक अच्छी पकड़ इनकी है और बड़े अनुभवी जो नेता हैं, अद्वानी के या पहाड़ के कहें तो ये हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यूबीबी मीडिया में। धन्यवाद सर, 2022 में अब चुनाव आने वाले हैं, आपकी पार्टी की क्या कोशिश चल रही है? भारतीय जनता पार्टी पिछले 4.5 वर्षों में जो काम किए हैं भाजपा की सरकार ने, मैं समझता हूं कि उन्हीं के आधार पर चुनाव में जाएगी और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमको नारा दिया है 60 पार का, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दोबारा से इस प्रदेश के अंदर काबिज होगी और हम सब लोग चुनाव जीतने वाले हैं। सर, 2022 में आपको कहां से जिम्मेदारी मिलती है लगभग? क्या मैं लगभग 32-33 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं। पिछले 2002 से मैंने भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे लीडरशिप है उनसे कहा भी है कि मुझे चुनाव लड़ना है और जो भी वो तय करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें जो भी तय होगा तो जहां से वो कहेंगे वहां से मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ और निश्चित रूप से जो उनका आदेश होगा उसी को हम सिरोधारी करके आगे चुनाव में जाएंगे। क्या आपको लगता है भीमकाल एक विकल्प हो सकता है आपके लिए? निश्चित रूप से पिछले 2017 के चुनाव में एक बार मुझे वहां भेजा भी गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से फिर माननीय गोविंद सिंह जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको टिकट मिला। दुर्भाग्यवश हम उस विधानसभा को चुनाव भी हार गए और इस विधानसभा का दुर्भाग्य रहा कि वहाँ एक निर्दलीय विधायक जो जीते और मैं समझता हूँ कि यदि सरकार के विधायक वहाँ पर होते तो और विकास वहाँ का हो सकता था। इसके बावजूद भी इस विधानसभा में हमारा विधायक नहीं है, उसके बाद भी हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो रहे हैं वो सभी लोग वहाँ पर प्रयास करते रहे और मैं समझता हूँ कि माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी हों या माननीय सांसद अजय भट्ट जी हों, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं उस विधानसभा को दी। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी बहुत सारी योजनाएं भीमताल विधानसभा को दी और अभी कल ही मुझे पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगभग 1,80,00,000 किसी सड़क के लिए भीमताल विधानसभा की दिए हैं। मैं समझता हूं कि सारे मुख्यमंत्री जो भी हमारे रहे हैं उन सबको पता है कि वहां पर हमारा विधायक नहीं है। इस कारण से हमारे निवेदन पर, भारतीय जनता पार्टी का निवेदन पर वो सभी वहां पर काम कर रहे हैं। फिर भी यदि बीजेपी का विधायक होता तो मैं समझता हूं कि और ज्यादा वहां पर विकास होते और निश्चित रूप से 2017 की जो गलती है 2022 में नहीं दोहराई जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का वहां पर विधायक बनेगा और विधानसभा भीमताल को हम और विकास के प्रगति के मार्ग पर ले जाएंगे। बिल्कुल, प्रयास लगाए जा रहे हैं 2022 से चुनावों से ठीक पहले जो वहाँ के विधायक हैं वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो है नहीं, वो निर्दलीय विधायक चुनकर आए हैं और निश्चित रूप से अभी इस विषय में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। मैं नहीं समझता, क्योंकि वहां पर मैं समझता हूं कि बहुत सारे लीडर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ऐसे हैं जो वहां पर चुनाव लड़ चुके हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि किसी की भी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को भीमताल जैसी विधानसभा में होगी। सर, जब हम जगह जगह जाते हैं तो लोगों का एक कहना है कि सरकार कठोर कदम उठाने में उत्तराखंड में इस समय उतनी सक्षम नहीं हो पा रही है, जैसे कि रोजगार के लिए कोई बड़ा स्टेप हो या कानून लागू करना हो। निश्चित रूप से जब हम 20 वर्ष पहले उत्तराखंड के आंदोलन में हम जब कूदे थे, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि आज भी जब ठंड होती है, जाड़े के दिन आते तो हमारे पीठों में और कमर में दर्द होती है। हमने उसके लिए लाठियां भी खाई, डंडे भी खाए और एक पलायन और बेरोजगारी एक ऐसी समस्या थी जिसके लिए इस प्रदेश का पूरा युवा जो है वो सड़कों पर था। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने उसमें धीरे धीरे काम करना प्रारंभ किया है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है 70% तक उसमें कृषि योग्य भूमि है और कृषक किसान लोग यहाँ पर उत्तराखंड में निवास करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 लाख 5 लाख का कृषि के लिए ऋण देना, बिना ब्याज के उस ऋण को देना, इस प्रकार बहुत सारी योजनाएं। अभी एप्पल मिशन के तहत मैं करीब 4 से 5 बगीचों का मैं कुमाऊं के अंदर दौरा कर चुका हूं। एप्पल मिशन के अंदर किसानों को आगे बढ़ाने का काम करना और इसी प्रकार
स्वरोजगार के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाना, स्टे होम की योजना चलाना, और ऐसे ही कई योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में प्रारंभ किए हैं। मैं समझता हूं कि रोजगार जो है केवल नौकरी से ही नहीं, स्वरोजगार से भी दूर होगा। और आज मैं जब जाता हूं यहाँ से लेकर, जब मैं उत्तराखंड का दौरा करता हूं, तो मुझे एक छोटी सी चीज, जो एक नून जिसे हम कहते हैं नमक, और उसे पहाड़ में हम नून कहते हैं, उसका भी व्यवसाय हमारे युवा जो बेरोजगार हैं वो उस व्यवसाय को भी कर रहे हैं। यानी उस छोटी सी चीज पर भी हमारे युवाओं का ध्यान गया है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम स्वयं, अगर हम अपने रोजगार से अपने को जोड़ेंगे, स्वयं रोजगार करेंगे, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी भी दूर होगी। और मैं अपने यहाँ के बेरोजगार युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, केवल नौकरी पर ही हम निर्भर न रहें। बहुत सारी योजनाएं, दुग्ध संघ ने अभी योजना प्रारंभ की है कि आप 2.5 लाख रुपए से लेकर 99 लाख रुपए तक का सब्सिडी के साथ एक ऋण वो प्रोवाइड करा रहे हैं बेरोजगार युवाओं को, उसको भी लें। डेयरी का काम करें, दूध का काम करें, बहुत सारी योजनाएं इस प्रकार की सरकार ने प्रारंभ की हैं। उन सब में अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप रोजगार मिलेगा। और मैं इस बात को समझता हूं कि अगर रोजगार जिस दिन मिलेगा, जिस व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा, निश्चित रूप से वो पलायन भी नहीं करेगा। मैं समझता हूं रोजगार से ही जुड़ा हुआ पलायन का हिस्सा है। यदि हम रोजगार यहीं पर अपने स्वयं रोजगार करने लगेंगे, जो माननीय मोदी जी का है कि आत्मनिर्भर भारत बनाओ, अगर हमने आत्मनिर्भर उत्तराखंड बना दिया तो निश्चित रूप से पलायन भी रुकेगा। मैं समझता हूं कि सरकारों को और अभी काम करने की आवश्यकता है। मैं इस बात से कोई संकोच नहीं कर रहा हूं इस बात को कहने में। और बहुत सारी योजनाएं लागू करने की व्यवस्थाएं सरकार को बनानी चाहिए। सरकार को भी निश्चित रूप से और योजनाओं को भी लागू करना चाहिए। लेकिन जितनी योजनाएं लागू हैं इस प्रदेश के अंदर, यदि बेरोजगार युवा उनको भी धरती पर उतारने का काम करेगा, उनसे भी लाभ लेने का काम करेगा, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी। ठीक है सर, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का मुद्दा हमेशा से ही रहा है। सर, हम चाहते हैं, स्वरोजगार की आपने बात की, तो स्वरोजगार में एक म्यूजिक इंडस्ट्री उत्तराखंड को क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि उत्तराखंड में इतना बड़ा टैलेंट है, कॉमेडी लोग करते हैं, गाने गाते हैं, नाचते हैं, तो उनको एक मंच क्यों नहीं मिल पा रहा है? निश्चित रूप से आपने बहुत बढ़िया अच्छी बात कही है। मैं आज सवेरे ही न्यूज में देख रहा था, एक हमारी कुमारी संगीता पंत हैं, जिन्होंने मातरम एक गीत गाया और उसे बहुत खूबसूरती के साथ उसको आप सबके सामने प्रयोग में लाए हैं और आप सबके सामने उसको प्रस्तुत किया है। मैं उस गीत को देखकर मुझे लगा कि हमारे प्रदेश के अंदर, चाहे वो वंदना कटारिया हो, चाहे वो एकता बिष्ट हो, चाहे हमारे थल की जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो हो, या बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। संगीत के क्षेत्र में भी आज पवन राजदीप जो हैं, पूरे देश के अंदर उनका नाम आज हो रहा है। हमारे वहाँ के नेहा कक्कड़ जो ऋषिकेश की हैं, वो भी पूरे देश को अपने गीतों से, अपने म्यूजिक से बहुत सारा पूरे देश को मनोरंजन कर रही हैं और अपने पहाड़ की प्रस्तुति को प्रस्तुत कर रही हैं। उसमें माया उपाध्याय का नाम अब जोड़ दिए, इंद्र कुमार आर्य हमारे हैं जो हमारे कैलबाज मुरली जिन्होंने गाया था, हमारे गोस्वामी जी, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे कई संगीतज्ञ इस प्रदेश के अंदर हुए हैं। अपने एक पिथौरागढ़ की महिला थी जो बहुत खूबसूरत वो गीत गाती थी। इस प्रकार से बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे प्रदेश के अंदर हुई हैं। निश्चित रूप से हम इस बारे में भी सरकार से हमने बात भी की है, सरकार इसमें प्रयासरत भी है। और आपने देखा भी होगा कि हमारी सरकार ने बॉम्बे इंडस्ट्री को भी यहाँ पर निमंत्रण दिया था। उन्होंने भी बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर, बहुत सारे गीत, बहुत सारे फिल्मों का उन्होंने यहाँ पर फिल्मांकन भी किया है। और मैं समझता हूँ जो हमारी पर्वतीय मूल की जो फिल्में बनती हैं कुमाऊनी में और गढ़वाली में, निश्चित रूप से उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से हम सब जितने भी सरकार के लोग हैं, इसमें हम अपना सहयोग करेंगे और इस म्यूजिक इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपने इसका भरोसा दिया। लेकिन होता क्या है सर, उस लोगों को तो सपोर्ट मिलता है, जैसे कि आपने पवनदीप राजन का कहा, ऐसे अनेक नाम हैं जो आगे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नीचे ही दब के रह जाते हैं, उनको मंच ही नहीं मिल पाता है। यूट्यूब के माध्यम से कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कमाई भी उतनी नहीं है, जिसके कारण वे पीछे हट जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कुछ जगह जगह हर ब्लॉक में ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए, छोटा सिनेमाघर बनाना चाहिए, जहां पर सप्ताह में एक दिन प्रतियोगिता होनी चाहिए, सबको आना चाहिए, लोगों को भी सुनना चाहिए, इस टाइप का कुछ? निश्चित रूप से यदि बीज सड़ा नहीं होगा तो निश्चित रूप से अंकुरित जरूर होगा।
अगर किसी में प्रतिभा है तो निश्चित रूप से वो प्रदेश के सामने, देश के सामने आएगी। लेकिन जो आपने कहा है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। हम सरकार से बात करेंगे और सरकार इसमें क्या क्या कर सकते हैं उन सभी पहलुओं पर सरकार से विचार विमर्श करेंगे, उसको आगे लेकर जाएंगे। सर, जो आजकल हमारे उत्तराखंड में भू कानून का एक मुद्दा चला है, क्या इस पर कानून बनने की उम्मीद है सरकार द्वारा? भू कानून पहले से ही उत्तराखंड में बना हुआ है और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें उसमें, चाहे वो तिवारी जी रहे हों, खंडूरी जी रहे हों, समय समय पर उसमें परिवर्तन होता आया है। लेकिन मेरा फिर मानना है कि हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, यदि वो कमर कस लें कि हमने अपने प्रदेश में काम करना है और हम उन कामों को आगे लेकर जाएंगे, तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें मैं समझता हूं कि रोजगार से जुड़ी हुई और भू कानून से जुड़ी हुई या जो भी प्रदेश की प्रगति से जुड़ी हुई चीजें वो आगे बढ़ के जाएंगी। और निश्चित रूप से भू कानून प्रदेश के अंदर है, वो सरकार उसको किस प्रकार से नियोजित करती है, किस प्रकार से उससे लागू करती है, ये सरकार में बैठे हुए लोग जो सरकार में हैं अभी वो उसको निश्चित रूप से लागू करेंगे। उसमें राजस्व मंत्री हो या कोई भी हो, वो सारे अपनी अपनी दिशा में काम कर रहे हैं। मैंने फिर कह रहा हूँ कि भू कानून प्रदेश के अंदर है और समय समय पर सरकार उसमें अपने अपने जो उनकी उपयोगिता होती है उसके अनुसार उसमें परिवर्तन भी करते रहते हैं। और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों का महत्व उत्तराखंड प्रदेश के लिए है। मैं तो केवल आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों ने इस प्रदेश को बनाया है। इस प्रदेश को बनाने में हम सब लोगों का खून पसीना बहा है, यहाँ तक कि हमारी मातृ शक्ति के संग दुर्व्यवहार भी हुआ है। और इस खूबसूरत प्रदेश को, इस देवभूमि को आगे प्रगति में ले जाने का काम, आगे बढ़ाने का काम, इसको विकसित करने का काम भी हम सब लोगों का है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर इस प्रदेश को आगे ले जाएं, इसकी प्रगति में हम सार्थक अपना प्रयास करें, तो निश्चित रूप से ये प्रदेश आगे बढ़ेगा और हम सब लोग खुशहाल होंगे। सर, 2022 का जो चुनाव होगा ये किन किन पार्टियों के मध्य होगा? उत्तराखंड में पहले से भाजपा कांग्रेस तो सक्रिय है ही, आप भी आ रही है, क्या आपको लगता है आम आदमी पार्टी इन पार्टियों को टक्कर देगी? पूरे उत्तराखंड प्रदेश का यदि आप एक चित्रण करेंगे और यहाँ के लोगों की अगर आप बात सुनेंगे, मैं समझता हूँ कि जो राष्ट्रीय न्यूज आप तक भी नहीं पहुंचती, वो पिथौरागढ़ के दूरस्थ स्थान धारचूला और पिथौरागढ़ तक भी पहुंच जाती है। यानी मैं इस प्रकार इस बात को इसलिए कह रहा हूं, ये उत्तराखंड प्रदेश राष्ट्रीय सोच का प्रदेश है। यहाँ राष्ट्रीय सोच के लोग रहते हैं, यहाँ इस देश को बचाने के लिए लोग अपनी जान को कुर्बान तक करते हैं। और यहाँ के अगर आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश के हर घर से एक व्यक्ति देश की सेना में होगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जब इस प्रदेश ने, जो यहाँ की स्थानीय पार्टी थी उत्तराखंड क्रांति दल, जब उसको भी नहीं सहेजा और केवल राष्ट्रीय सोच के साथ वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ अपने को सहभागिता उन्होंने की है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ कांग्रेस और भाजपा के अलावा किसी तीसरे विकल्प की यहाँ कोई महत्ता होगी और यहाँ के लोग उसको स्वीकार भी करेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि, और जिस प्रकार से अन्य दल भी यहाँ पर बहुत सारे दल, यहाँ समाजवादी पार्टी ने भी प्रयास किया, बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रयास किया, वो सारे लोग फेल हो गए। मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ तीसरे विकल्पों की अभी भी आवश्यकता है। सर, आपने कहा कि सेना में यहाँ ज्यादा लोग हैं, तो जो आम आदमी पार्टी के मुख्य दावेदार हैं वे भी सेना के कर्नल हैं, तो आपको लगता है इस वजह से उनको कुछ फायदा हो? भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को, इस देश का सर्वोच्च सैनिक मुख्यमंत्री के रूप में दिया, माननीय जनरल भुवनचंद खंडूरी जी। आज देश की सेवा में अगर हम डोभाल जी से लेकर और रावत जी तक बात करेंगे, इस प्रदेश के लोग ही पूरे देश की सेना के कर्णधार बने हुए हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जो कर्नल कोठियाल साहब हैं बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने सही समय पर और एक गलत स्टेप से शायद उन्होंने उठा लिया है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो राष्ट्रीय सोच में शामिल हो और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर इस प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दें। सर, एक प्रश्न ये है कि हमेशा कोई भी पार्टी हो, चाहे बाहरी पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, एक बात जरूर कहती है चुनावों से पहले कि हम ये चीज फ्री करेंगे या किसी का जो लोन है उसे माफ करेंगे। ये क्यों जरूरत पड़ती है? फ्री क्यों देना पड़ता है? क्या नारा बन गया है क्या? ये पहले आप एंकर हैं जो इस बात पर आप सोच रहे हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि यदि प्रदेश खुशहाल होगा, प्रदेश के लोग खुशहाल होंगे, तो निश्चित रूप से उनको किसी भी फ्री चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रश्न को उठाया है। और मैं सभी जो
टीवी चैनल्स हैं या जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं उनसे भी कहता हूँ इस प्रश्न को जरूर उठाएं कि आखिर प्रदेश के अंदर सरकार हम सबको आगे बढ़ाने को छोड़कर फ्री का क्यों वादा करती है। सरकार हमको इतना संबल दे, हमको इतना शक्तिशाली बनाए, हमको इतना बलशाली बनाए, हमको इतना योग्य बनाए कि हमको फ्री की नहीं हम सरकार की सेवा कर सकें, अपना भी भरण पोषण करें और प्रदेश की प्रगति के लिए और सरकार को भी कुछ ना कुछ अपने कोटे से दें, तो निश्चित रूप से तभी यह प्रदेश आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सर, एक दो क्वेश्चन और लूंगा आपसे क्योंकि आपसे थोड़ी बातचीत लंबी होगी। नहीं, आप बताइए। सर, जो रोजगार है उसकी बड़ी हालत खराब हो रही है उत्तराखंड में। कितनी कंपनियां दिवालिया हो गई हैं, कितनी कंपनियों में ताले लगे हैं। जब सिडकुल बना था इस सोच के साथ बना था कि जो पहाड़ के युवा हैं उनको रोजगार उत्तराखंड में ही मिल जाएगा, लेकिन इसकी स्थिति के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हो? ऐसा क्यों हो रहा है? मैं शुरू से ही मैं उत्तराखंड आंदोलन में सक्रिय रहा, उसके पश्चात युवा मोर्चे में बहुत सारी चीज़ों में मैंने काम किया और युवाओं के साथ काम करने का मुझे बहुत अच्छा अनुभव है और उनके बीच में बहुत समय तक मैं रहा हूँ और आज भी मैं समझता हूँ कि अगर युवाओं से ज़्यादा कंटेक्ट है तो मैं बहुत सारे युवाओं से बातचीत भी करता हूँ। मैं केवल आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कहानी हो सकता है लंबी हो, अब आपका इजाजत हो तो मैं अभी धारी ब्लॉक के सुदूर क्षेत्र में गया हुआ था और वहां पर करीब दुग्ध समिति का कार्यक्रम था। वहां पर 40 से 50 महिलाएं आई हुई थी और 10 से 15 युवा थे। मैंने युवाओं से पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि वो सिडकुल में काम करते हैं। मैंने कहा कितने तनख्वाह आपको मिलती है, तो उन्होंने कहा कि हमें 6,500 से 7,000 रुपये मिलती है। मैंने कहा तो आपका जीवन ठीक व्यतीत हो रहा? तो उन्होंने कहा कि साहब कहाँ ठीक व्यतीत हो रहा, हमें तनख्वाह 7,000 रुपये मिलती है, हम एक रूम में 5 लोग एक साथ रहते हैं, हम जानते हैं कि हम कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। उसी सभा में एक महिला थी जो अनपढ़ थी और लगभग 72 वर्ष की वो महिलाएं थी। तो मैंने उनसे पूछा, उनको द्वितीय पुरस्कार मिला था दुग्ध समिति के द्वारा, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी आय क्या है। तो उस अनपढ़ महिला ने मुझे कहा कि मैं अपने घर में रहकर केवल एक भैंस बात कर 6,500 से 7,000 रुपये अपने घर में रहकर कमाती हूँ और मुश्किल से 2-2.5 घंटा सुबह काम करती हूँ, 2-2.5 घंटा शाम काम करती हूँ। अब इसका अर्थ ये नहीं कि मैं युवाओं से कह रहा हूँ कि आप सब लोग भैंस बांटना शुरू कर दें, लेकिन मैंने वहां पर युवाओं से कहा कि एक अनपढ़ महिला जो बुजुर्ग है, जो अभी बहुत कम काम कर सकती है, जर्जर हो गई है, कमजोर हो गई है, वो महिला भी एक भैंस बात कर अपने घर में 6,000 से 7,000 रुपये कमा सकती है और आप 8 घंटा काम करके 6,500-7,000 रुपये कमाते हैं। इस अंतर को समझिए। तब मैंने जो शुरू में आपसे कहा था कि हम जब तक अपने स्वरोजगार की ओर नहीं बढ़ेंगे निश्चित रूप से युवा बेरोजगार होता जाएगा। मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार केवल बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती। निश्चित रूप से मैं इस कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, मेरी सरकार हो या किसी भी सरकार हो, कोई भी सरकार 100% बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती। मेरा आप सब लोगों से फिर निवेदन है कि जो भी काम आप कर सकते हैं, जिस प्रकार से भी आप अपने रोजगार को पा सकते हैं, आप पहाड़ में रहकर भी अपने क्षेत्र में रहकर छोटे छोटे धंधों को अपनाइए, छोटे छोटे कामों को करना प्रारंभ करिए। मैं समझता हूं यदि आप अपने घर में रहकर भी 4 से 5,000 रुपये महीना भी कमाते हैं तो बाहर रहकर आपके 10,000 भी वो कम है और अपने आपकी आजादी, आपकी स्वतंत्रता आपके साथ बने रहेगी, आपके स्वास्थ्य के साथ, आपके परिवार के साथ निश्चित रूप से ठीक होगा। मैं बहुत सारे युवाओं को देखता हूं कि वो बहुत सारे छोटे छोटे काम करके अपने को रोजगार में पाते हैं। अभी एक मेरे मित्र हैं, शायद कांटपाल जी उनका नाम है, अभी उन्होंने एक बार्बर की दुकान खोली, बाल काटने की दुकान खोली। हाँ, मैं उनको बधाई देता हूँ आपके माध्यम से। मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, आखिर रोजगार से हम पीछे भागते क्यों हैं? मेरे पास कई बेरोजगार आता है, मैं उनसे कहता हूँ ITI की, बोले कहते नहीं। मैंने कहा आपको पिक्चर जोड़ने का काम आता है, बोले नहीं। मैंने कहा आपको बिजली फिटिंग करने का काम आता है, बोले नहीं। मैंने कहा आपको कोई कार सुधारने का काम आता है, बोले नहीं। मैंने कहा आपको बढ़ई का काम आता है, बोले नहीं। तो आखिर अगर हमको ये काम नहीं सीखने हैं, अगर हमको ये काम में नहीं जाना है, तो निश्चित रूप से हम बेरोजगार और होते रहेंगे। भाई जो BA करता है, जो इंटर करता है, जो MA कर रहा है, वो केवल क्लर्क के लिए तैयार हो रहा है। और आपको भी समझना चाहिए कि आखिर इस देश के अंदर कितने लोग क्लर्क बन सकते हैं। मैं अपने पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं से फिर निवेदन कर रहा हूं, फिर मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं आपसे कि आप अगर IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, क्लर्क बन गए, चपड़ासी बन गए गवर्नमेंट में, तो आप पलायन करिए।
लेकिन आप 5-5, 6-6 हजार की नौकरी के लिए यहाँ से दिल्ली और बॉम्बे का रुख मत करो भैया। आप सब लोग प्रदेश के अंदर जो भी छोटे छोटे काम है उन सब कामों को करने का प्रारंभ करो। सरकार आपके साथ खड़ी है, गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है। आपका मुख्यमंत्री आज 45-46 साल का एक युवा मुख्यमंत्री आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और वो बहुत सारे काम आपके लिए कर रहा है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बेरोजगार युवाओं को लिए काम चल रहा है, जो बेरोजगार युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज भी मैं देख रहा था कि बहुत सारी चिकित्सा विभाग में भी आज लगभग 300 पोस्टें निकली हैं। तो मैं समझता हूं कि पोस्टें भी निकल रही हैं और बेरोजगार युवाओं को ऋण देने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। उनके संग कंधे से कंधा मिलाकर आप खड़े होइए, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करिए। निश्चित रूप से मैं समझता हूं उनके हाथों को यदि मजबूत किया तो निश्चित रूप से उत्तराखंड प्रदेश और प्रगति करेगा और आगे बढ़ेगा और हम सब लोग और अधिक खुशहाल होंगे। जो हमको लालच देकर कह रहे हैं कि जो हमारे वोट को खरीदने का काम कर रहे हैं, जहां के युवा इस देश की सुरक्षा में अपनी जान गंवा रहे हैं, आज उनको खरीदने का काम किया जा रहा है, फ्री का लालच दिया जा रहा है। ऐसे लोगों से मैं समझता हूं हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम केवल सरकारी नौकरी नहीं, केवल फैक्ट्रियों की नौकरी नहीं, हम स्वरोजगार की ओर भी बढ़े। इस बात से आपका साफ संकेत है कि स्वरोजगार कितना जरूरी है और उत्तराखंड स्वरोजगार से कितना आगे जा सकता है। लेकिन एक प्रश्न इसी पर और है सर, जो हमारे उत्तराखंड में जो कंपनियों में काम करते हैं उनकी जो सरकारी न्यूनतम आय है, सरकार ने जो तय की है वो 8700 रुपये है। लेकिन वहीं दूसरे राज्यों ने, जहां भी भाजपा की सरकार है, उन्होंने उसको बढ़ा के 14,000 तक कर दिया है, पहले ही कर दिया है। तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो पाया? आपको शायद जानकारी नहीं होगी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हो, जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था, और जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना युवा मोर्चे का, तब भी हम सब लोगों ने मिलकर 2 डिमांड जरूर की थी। और मैं आज वो स्वयं मुख्यमंत्री बन गया तो निश्चित रूप से इसमें भी विचार विमर्श चल रहा होगा, विचार कर रहे होंगे। और हम सब लोगों ने 70% आरक्षण की मांग सिडकुल में की थी। उस मांग को आज मैं आपके माध्यम से फिर दोहरा रहा हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जब प्रदेश के अध्यक्ष थे युवा मोर्चे के, उन्होंने इसको लेकर एक आंदोलन भी किया था। और जब जो स्वयं व्यक्ति जिसने आंदोलन किया हो और हमारे नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ हो, तो निश्चित रूप से उस पर जब वो स्वयं मुखिया के रूप में कुर्सी पर बैठे हैं तो निश्चित रूप से उस पर विचार विमर्श हो रहा होगा। और हम भी उनसे लगातार बात कर रहे हैं कि भाई युवाओं के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि आगामी 1-8 महीने के अंदर बहुत अच्छे निर्णय युवाओं के पक्ष में फिर दोबारा आएंगे। और मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा समय हमारे युवा मुख्यमंत्री को दें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी योजनाएं युवाओं के लिए और लॉन्च होंगी। बिल्कुल, हमें भी उम्मीद है 2022 के जो चुनाव होंगे उससे पहले उत्तराखंड के युवाओं को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे सौगात अवश्य मिलेगी, यही उम्मीद है। चल, एक लास्ट क्वेश्चन अब हमारा है आपसे। जो खेल हैं, उत्तराखंड भी खेलों में अभी थोड़ा आगे तो गया है, लेकिन फिर भी उतना आगे नहीं जा पा रहा है। मैं आजकल सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कितने सामाजिक लोग हैं जो आयोजन करा रहे हैं, कहीं रेसिंग का, कहीं फुटबॉल का। तो सरकार द्वारा आयोजन क्यों नहीं हो पा रहे? नहीं हो रहा है भैया। शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा मंत्री बनने के तुरंत पश्चात ही पूरे प्रदेश के अंदर स्कूलों के खेलों को आयोजन कराना, छोटे छोटे स्तरों पर खेलों का आयोजन कराना। कल भी मैं देख रहा था एक मिनिस्टर युवा मोर्चा दल को बहुत सारी चीजें बांट रहे हैं। मैं समझता हूँ सरकार भी अपनी तरफ से काम कर रही है। और लेकिन निश्चित रूप से जो आपने कहा है कि उसमें काम करने की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ कि और काम करने की अभी उसमें आवश्यकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ पूरे प्रदेश के अंदर से लगभग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दम पर, अपने योग्यता के आधार पर, अपने संघर्ष के आधार पर और अपनी ताकत के आधार पर आगे बढ़े हैं और सरकार भी उनके साथ खड़ी है। अभी कल ही 2-3 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी वंदना कटारिया के निवास पर भी गए थे और 25 लाख का उनको चेक भी प्रदान किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा और आपके माध्यम से सभी सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं कि जो खेल में फर्स्ट या सेकंड या जो भी इनाम पाते हैं, उससे पहले भी उनका हेल्प जो सरकार करती है उसको और थोड़ा तेजी लाई जाए, उनके लिए और सारी सुविधाएं बढ़ाई जाए। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि सरकार इस दिशा में अपना सहयोग भी प्रदान करेगी और अपने कदम भी बढ़ाएगी और हम सब लोग जो यहाँ की प्रतिभा उसके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप सबके माध्यम से भीमताल की विधानसभा के जितने भी युवा हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे आम जनता जो सुन रही है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती
2017 में हो गई कि हम एक निर्दलीय प्रत्याशी को हमने यहाँ से जिताया। मैं इस बार आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप जिताएं और सरकार जब बनेगी तो निश्चित रूप से और तेजी से विकास भीमताल विधानसभा का होगा। बहुत सारे काम हमने भीमताल विधानसभा में किए हैं। लगभग अभी माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के आशीर्वाद से लगभग 37 किलोमीटर की तो एक सड़क ही हरिशताल तक धारी से बन गई है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी सड़क पूरे उत्तराखंड के अंदर कोई बनी है तो धारी भीमताल विधानसभा की, जो माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी ने यहाँ को सौगात दी है। अभी 7 करोड़ की लागत से लगभग 30-35 वर्षों से जिस पुल की डिमांड प्रदेश की जनता कर रही थी, कुमाऊं के लोग करते थे, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा देकर उसका भी काम प्रारंभ हो गया। वो पुल भी बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत अभी 1 करोड़ 80 लाख रुपए 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने वहां की सड़क के लिए और दिए हैं। इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं भीमताल विधानसभा को हमारी सरकार ने दी है। मैं आप सब लोगों के से निवेदन करता हूं कि इस बार हम 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताएं और सरकार में अपनी सहभागिता बने ताकि और विकास विधानसभा का हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, हमारे साथ थे भाजपा के वरिष्ठ नेता गजराज सिंह बिष्ट। अनेक विषयों पर विस्तार से आज हमने इनसे बात की और अच्छा लगा कि इन्होंने बड़े विषयों पर अपनी प्रमुखता से बातें रखी। बने रहे यूबी मीडिया के साथ लगातार। नमस्कार।